नमस्कार, मनी मैटर्स वुमेन में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी वर्मा। ये शो खास महिलाओं के लिए बना है और आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी इस शो पर पूछ सकती हैं। आप चाहे हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग फीमेल, आपकी क्वेरीज के जवाब हमारे एक्सपर्ट देंगे। आज शो में हमारे साथ जुड़े हैं जयंत पाए, PPFAS के वाइस प्रेसिडेंट। जयंत, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। चलिए, इससे पहले कि शो को आगे बढ़ाएं, हम बताते हैं आपको क्या है पार्टिसिपेट करने का तरीका बेहद आसान है। करना सिर्फ आपको यह है कि अपने मोबाइल के टेक्स्ट बॉक्स में जाके SHE लिखकर 57575 पर भेजना है। अब ईमेल के जरिए भी अपनी क्वेरीज भेज सकती हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है SHE@ZeeNetwork.com। जब आप ईमेल से सवाल भेजें तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना ना भूलें ताकि आपका सवाल हम अगले शो में शामिल कर सकें। और इसी के साथ शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहला जो है वो ईमेल आया है, रेखा देवी है हरियाणा से। इन्होंने NPS पर जानकारी मांगी है। कहती हैं कि ये सरकारी कर्मचारी हैं और NPS में निवेश करना चाह रही हैं। तो जयंत, NPS के कुछ फीचर्स आप बताना चाहेंगे? रिटायरमेंट के लिए ये प्लान करना चाहती हैं। हाँ रेखा, एक्चुअली NPS इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू प्लान फॉर रिटायरमेंट, लेकिन इसके थोड़े ड्रॉबैक्स भी हैं। इसका एक फीचर है कि अनलाइक अदर रिटायरमेंट ऑप्शन सच एज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसमें रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते। आपका जो पैसा है वो जो भी आपका सैलरी से कटता है वो NPS के फंड मैनेजर्स अलग अलग विकल्प में निवेश करते हैं। दैट कुड बी इक्विटी, यूजुअली थ्रू इंडेक्स फंड्स, या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जो बॉन्ड्स कंपनीज जो इशू करते हैं वो, और थर्ड इज गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो इन तीनों का अलग अलग कॉम्बिनेशन है जो निवेशक खुद चुन सकता है, विच इज नोन एज द ऑटो चॉइस। और दूसरा एक ऑप्शन है नोन एज द डिफॉल्ट चॉइस, क्योंकि अगर निवेशक ये तय नहीं कर पाता है कि कितना प्रपोर्शन उनको चाहिए, तो NPS का एक ऑटोमेटिक एक ऑप्शन है नोन एज द डिफॉल्ट चॉइस। उसमें क्या होता है, एक बार निवेशक जब 35 इयर्स क्रॉस होता है, उसमें उसका जो भी फ्यूचर जो कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं NPS में, दैट इज इन्वेस्टेड इन अ सर्टेन रेशियो विच इज फिक्स्ड टिल द एज ऑफ 60। और ये रेशियो है 50% इन इक्विटी, 30% इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स और 20% इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो ये 35 से लेके 60 तक यही रेशियो कायम रहता है। जब निवेशक 60 इयर्स का होता है तभी जो भी पैसा इकट्ठा हुआ है, विच इज नोन एज द कॉर्पस, दिस दे कैन विड्रॉ अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ इट, यूजुअली 40%। तो अगर 100 रुपया जमा हुआ है तो 40% या 40 रुपीज वो एक मुश्त उससे निकाल सकते हैं। जयंत, आपने विड्रॉल की बारे में बात की है जी, लेकिन इन्होंने जैसे डिटेल्स अपनी बताई हैं ईमेल में, इन्होंने मेंशन किया है कि ये जानना चाहती हैं कि अगर ये रिटायरमेंट तक यानी 60 साल की उम्र तक करीब अगर 1 करोड़ रुपए तक जमा कर पाए तो उसके लिए अभी से कितना निवेश करना होगा, क्योंकि न्यूनतम निवेश तो है ही 6,000 रुपए। नहीं, न्यूनतम निवेश 6,000 है, बट दैट इज फॉर द नॉर्मल पब्लिक। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपका जो भी सैलरी पहले EPF या जो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन हम लोग पहले कहते थे, उसके तहत जो भी कटता था उतना ही कटेगा। सो यू डोंट हैव द ऑप्शन ऑफ वेरिंग दैट अमाउंट। तो आपका सैलरी से एक फिक्स परसेंटेज ही कटोगा। और दूसरा है कि NPS में रिटर्न्स गारंटीड नहीं है, तो इसके लिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उनको कितना निवेश करना होगा, क्योंकि उन्होंने उनका एज भी बताया नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू नो द एग्जैक्ट अमाउंट। But overall I feel as compared to other retirement options, this new pension scheme वैसे भी government employees को compulsory है, उनको तो option नहीं है, but luckily this option is not a bad one. तो Rekha should keep continuing to invest in this, and then we'll have to see how much she accumulates, and only then we can determine the pension. आजकल जो इंश्योरेंस कंपनीज के जो पेंशन प्लान्स है उसमें अराउंड 4-5% पर एनम का वो पेंशन देते हैं। So we can assume that NPS will give a similar amount, but that is much into the future, so we can't know it now. तो चलिए रेखा, इसमें कोई गारंटीड रिटर्न तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन इसमें आप निवेश कर सकती हैं। और अगली कॉलर जो है लाइन पर है, निधि, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ, ये सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसा इंश्योरेंस प्लान जिसमें ईयरली 3 से 5,000 तक प्रीमियम हो, ऐसा कोई, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। और निधि, आप वर्किंग हैं या फिर हाउस वाइफ हैं?
नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ, वर्किंग नहीं हूँ। ओके, चलिए ठीक है निधि, आपको राय दिलवाएंगे। जयंत, जैसा कि उन्होंने बताया हाउस वाइफ हैं ये और जानना चाह रही हैं कोई ऐसा इंश्योरेंस प्लान जिसमें बहुत ज्यादा नहीं बल्कि 5,000 के आसपास प्रीमियम हो सालाना, तो क्या राय देंगे आपने? निधि, अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 साल में थोड़े इंश्योरेंस पॉलिसीज में थोड़े चेंजेस आए हैं इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन। तो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज को बहुत छोटे पॉलिसीज चलाने में दिक्कत हो रही है। बाय छोटे आई मीन जहां प्रीमियम बहुत कम है। तो पहले ऐसे कई पॉलिसीज थे, आइदर एंडोमेंट या मनी बैक, जिसमें आप बहुत कम प्रीमियम इन्वेस्ट करके एक एटलीस्ट पॉलिसी शुरू तो कर सकती थी। लेकिन अभी नॉर्मली जो मिनिमम प्रीमियम है दैट इज अराउंड 25,000। उसके नीचे बहुत, मुझे तो ऐसे कोई पॉलिसी अभी मालूम नहीं है जो इसके नीचे कोई पॉलिसी एक्सेप्ट भी करती है। सो दैट इज बैड फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स। लेकिन अगर आप निवेश के तौर से अगर इन्वेस्टमेंट में एक इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हो, उससे अच्छा मुझे लग रहा है कि यू कैन डू इट थ्रू म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में ये अमाउंट काफ़ी है। लेकिन आप SIP नहीं कर सकते हो, क्योंकि SIP के लिए ये अमाउंट थोड़ा कम है। यू कैन मेक अ लमसम इन्वेस्टमेंट। तो 5,000 आप साल में कभी एक बार कोई भी स्कीम में निवेश कर सकते हो। एंड द रिटर्न्स आर मोर और लेस, किसी में भी रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं। सो आप यू माइट एज वेल ट्राई इट इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। 2-3 जो अच्छे स्कीम्स है, एक है HDFC का सेंसेक्स प्लस या फ्रैंकलिन ब्लू चिप या DSP टॉप 100। अगर आपको इक्विटी में निवेश नहीं करना है तो डेट म्यूचुअल फंड्स भी है, अगर आप थोड़े परिचित हो उससे, तो यू कुड चूज सम गुड स्कीम्स फ्रॉम से बिरला और HDFC या कोटक। अगर आप टर्म इंश्योरेंस चाहते हो तो आपको 5,000 में अच्छा एक लाइफ कवर मिल सकता है। अगर आप ऑनलाइन टर्म प्लान लोगे तो दैट इज फॉर अराउंड 45 लाख रुपीज़ का लाइफ कवर आपको मिल सकता है। बट क्योंकि आप हाउस वाइफ है तो मुझे नहीं लगता है आपको पहली बात कोई कि इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी कोई आपका पॉलिसी एक्सेप्ट करे, बिकॉज यू आर नॉट अर्निंग एनी इनकम। एंड ऑल्सो इट डज नॉट मेक सेंस फॉर यू टू टेक अ टर्म पॉलिसी सिंस यू आर नॉट अर्निंग। तो अगर आप निवेश के तौर से देख रहे हो तो आई सजेस्ट यू लुक एट म्यूचुअल फंड्स एंड नॉट इंश्योरेंस पॉलिसीज। जी, तो निधि, आपके सामने म्यूचुअल फंड एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि आप हाउसवाइफ है तो टर्म प्लान लेना आपके लिए इतना उचित नहीं होगा और साथ ही आपका बजट जो है काफी छोटा है। आपने बताया 5,000 रुपए आप निवेश कर सकती हैं सालाना। तो इसमें अगर ऑनलाइन टर्म प्लान तो अवेलेबल होंगे, लेकिन ऑफलाइन पॉलिसीज का प्रीमियम इतना कम नहीं मिल पाएगा आपको। तो आप म्यूचुअल फंड में SIP शुरू कर सकती हैं या फिर एक मुश्त निवेश भी कर सकते हैं। कुछ फंड्स आपके सामने हैं, HDFC सेंसेक्स प्लस, फ्रैंकलिन ब्लू चिप और बिरला के कुछ फंड्स हैं जो आप निवेश के लिए सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर है इस वक्त लाइन पर। नीतू, बहुत बहुत स्वागत है इसी बिजनेस में, पूछिए अपना सवाल। मैंने अपना प्रोफाइल आपको भेजा है जिसमें मैं ऑलरेडी 6,000 इन्वेस्ट करती हूँ। उसके अलावा मुझे 10 to 12,000 इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मुझे दो, एक मुझे 5 years, आफ्टर 5 years मुझे अबाउट 15 लाख चाहिए और अबाउट 15 years के बाद मुझे 30 लाख चाहिए। तो इसके लिए मैंने 3 नीतू, आपकी उम्र क्या है अभी एज कितनी है आपकी? मेरी 29। चलिए ठीक है नीतू, आपको राय दिलवाएंगे। जयंत, आप इनके पोर्टफोलियो पे अगर नजर डालें तो क्या राय देंगे आप इनको? आगे चल के इनको किन और फंड्स में निवेश करना चाहिए? नीतू, यूजुअली अगर कोई निवेशक ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहा है और उनको ज़्यादा अमाउंट निवेश करना है, तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि उनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो क्या है, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी टू कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन न्यू फंड्स। आप एग्जिस्टिंग फंड्स में भी आपका अमाउंट बढ़ा सकते हो। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में मैं देखा है कि केवल मिड कैप फंड्स ही शामिल है और एक गोल्ड फंड है। सो यू कुड इन्वेस्ट इज एडिशनल अमाउंट ऑफ 10 to 12,000 इन 2 गुड लार्ज कैप इक्विटी फंड्स, क्योंकि लार्ज कैप फंड से आपके पोर्टफोलियो में थोड़ी स्टेबिलिटी आ सकती है। सो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ 2-3 अच्छे लार्ज कैप फंड्स जो है, एक है HDFC का सेंसेक्स प्लस या फ्रैंकलिन ब्लू चिप या DSP टॉप 100। इन तीनों में से कोई दो में आप निवेश शुरू कर सकते हो। यूजुअली आई एस्टिमेट अ रिटर्न ऑफ अराउंड 11% पर ईयर ऑन एन एवरेज। तो अगर आप 11% एवरेज कमाओगे तो आप 5 साल में आप अराउंड 14 lakhs जुटा सकते हो। और फॉर योर सेकेंड गोल, इफ यू कीप इन्वेस्टिंग इन अ डिसिप्लिन्ड वे एवरी मंथ, तो यू कुड इन्वेस्ट एक्यूमुलेट मच, डबल ऑफ व्हाट यू वांट। तो 30 लाख के बदले मेरे एस्टिमेशन में आप अराउंड 64 lakhs इकट्ठा कर सकते हो। सो आई जस्ट सजेस्ट दैट यू इन्वेस्ट इन अ डिसिप्लिन वे। आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, तो कोई चेंजेस उसमें ज़रूरी नहीं है।
ओनली थिंग आपका जो एडिशनल जो फंड्स है, आई सजेस्ट यू इन्वेस्ट इन 2 लार्ज कैप फंड्स and just keep investing. Don't get scared by market fluctuations. So if you do it in a disciplined way, I'm sure you will attain your goal. तो नीतू, आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें कहीं ना कहीं लार्ज कैप फंड नहीं है, उसकी कमी है, तो आप अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड्स ऐड कर सकती हैं। HDFC सेंसेक्स प्लस और फ्रैंकलिन ब्लू चिप एक अच्छा ऑप्शन है आपके सामने अपने निवेश को आगे बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ आप समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर भी करते रहें। इसी नोट पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन, एक ऐसा शो जो एक्सक्लूसिवली औरतों के लिए, महिला व्यूअर्स के लिए बनाया गया है। अगले सवाल बताने से पहले बता दें क्या है पार्टिसिपेट करने का तरीका बेहद आसान है। करना सिर्फ आपको ये अपने मोबाइल के टेक्स्ट बॉक्स में जाके SHE लिखकर 57575 पर भेजना होगा। इसके अलावा आप ईमेल से भी अपने क्वेश्चन अब तक पहुंचा सकती हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है SHE@ZNetwork.com। जब आप ईमेल से सवाल भेजें तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना ना भूलें ताकि आपका सवाल हम अगले शो में शामिल कर सकें। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले ईमेल पर। ये प्रतिभा है आगरा से, इन्होंने ईमेल में पूछा है कि मौजूदा स्तरों पे क्या इन्हें सोने में निवेश करना चाहिए। करीब 10,000 रुपए ये इसमें निवेश कर सकती हैं, तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए सोना इस वक्त कैसा रहेगा जयंत? प्रतिभा, आई वुड नॉट लाइक टू गेस ऑन मार्केट प्राइसेस, क्योंकि लास्ट 10 साल में गोल्ड हैज ऑलवेज प्रूव्ड अस रॉन्ग। हमने बहुत बार सोचा था कि अभी बढ़ना बंद होगा, लेकिन इट इज स्टिल गोइंग अप। लेकिन हर एक निवेशक के पोर्टफोलियो में थोड़ा गोल्ड होना जरूरी है। सो यू कुड कीप अराउंड 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो इन गोल्ड। अगर आपको आगे जाके से इन द नेक्स्ट से 10-15 ईयर्स अगर आपको गोल्ड ज्वेलरी की जरूरत है, से फॉर योर डॉटर्स वेडिंग, देन यू कुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड थ्रू अ मंथली SIP राइट नाउ। तो उससे आपको ये देखना नहीं है कि गोल्ड का भाव क्या होगा आगे। सिंस यू आर इन्वेस्टिंग फॉर अ पर्टिकुलर गोल, तो आप से गोल्ड ETF या गोल्ड फंड के जरिए अभी से निवेश करना शुरू करो, हर महीना एक छोटा अमाउंट, और जब आपको जरूरी है तभी आप यू कुड सेल ऑल दीज गोल्ड यूनिट्स एंड कन्वर्ट इट इनटू गोल्ड ज्वेलरी। सो दैट इज वन ऑप्शन, बट आई वुड नॉट लाइक टू स्पेकुलेट ऑन वेयर गोल्ड द प्राइस ऑफ गोल्ड में बी हेडेड। तो अगर आपके पास कोई ब्रोकर का ट्रेडिंग अकाउंट है या BSE या NSE ब्रोकर का, तो यू कुड परचेज गोल्ड ETFs एवरी मंथ। सो अगर आप हर महीने 1 या 2 यूनिट लोगे, सो दैट इज वन वे ऑफ डूइंग। अगर आपके पास ब्रोकर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, सो यू कुड डू इट थ्रू गोल्ड फंड्स। आजकल ऐसे कई गोल्ड फंड्स है, 8 या 10 गोल्ड फंड्स है, आप उनमें एक SIP शुरू कर सकते हो, एंड जो आपसे जो पैसा मिलता है ये सब फंड्स उन्हीं के गोल्ड ETFs में निवेश करते हैं। जयंत, अगर गोल्ड ETFs की भी बात करें बिसाइड्स गोल्ड फंड्स के, तो अगर ब्रीफली आप समझा सके दर्शकों को कि अगर गोल्ड फंड और गोल्ड ETF में चुनना हो तो क्या खास इनको देखना होगा और किस तरह से चुनाव करें? नहीं, अगर एक निवेशक कॉन्फिडेंट है कि वो एक डिसिप्लिन तरीके से गोल्ड में निवेश कर सकता है, तो उनके लिए ETF काफी है। और अगर उनको लग रहा है कि दैट दे विल गेट टू मच इन्फ्लुएंस बाय मार्केट प्राइसेस एंड दे डोंट हैव द डिसिप्लिन टू इन्वेस्ट ऑन देयर ओन, तभी एक कंपलसरी SIP वो शुरू कर सकते हैं। लेकिन गोल्ड फंड्स का एक ड्रॉबैक है कि उनका जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है, दैट इज अराउंड 0.75 to 1% एक्स्ट्रा। दे चार्ज यू मनी जस्ट टू डू दिस वर्क फॉर यू। तो अगर आपको वो बचाना है तो आप डायरेक्टली ETF के जरिए निवेश कर सकते हो, बिकॉज ETF और गोल्ड फंड में एज इट इज कोई फर्क नहीं है। इट इज जस्ट दैट यू कैन डू एन SIP इन अ गोल्ड फंड एंड इन एन ETF यू कैन नॉट डू एन SIP। तो अगर एक इन्वेस्टर इज डिसिप्लिन ऑन देयर ओन, तो I always suggest that they choose gold ETFs because you save on that extra 0.75%. Other than that, there is no difference in the two. तो प्रतिभा, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से या तो SIP कर सकती हैं गोल्ड फंड में, कुछ ऑप्शंस आपके सामने बताएं जयंत ने। रिलायंस गोल्ड सेविंग्स एक फंड है, इसके अलावा आप कोटक गोल्ड में भी आप SIP कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ETF में निवेश करना चाहती हैं तो एक मुश्त निवेश कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। इसी के साथ अगली कॉलर है इस वक्त लाइन पर। सुजाता, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सुजाता, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप?
लगता है सुजाता से इस वक्त संपर्क नहीं हो पा रहा है। खैर, इन्होंने सवाल जो भेजा था वो रिटायरमेंट से संबंधित था। इन्होंने बताया था कि उनकी उम्र है 29 साल और रिटायरमेंट को लेकर प्लानिंग करना चाह रही हैं। कुछ ऐसा कि 60 साल की उम्र होते हुए इन्हें 15,000 रुपए हर महीने की आय मिल सके, तो क्या करना चाहिए और किस तरह से अभी निवेश शुरू करना चाहिए? जयंत। सुजाता, जब when we are estimating this, we have to estimate 3 things. एक है कि आपका रिटायरमेंट एज जो आपने कहा है कि 60 इयर्स है। सेकेंड इज कि यू हैव टू एस्टिमेट हाउ लॉन्ग यू विल लिव। तो यूजुअली हम लोग 80 इयर्स के लाइफ एक्सपेक्टेंसी से सभी अनुमान लगाते हैं। सो दैट मीन्स यू विल लिव फॉर 20 इयर्स आफ्टर रिटायरमेंट, दैट इज इक्वल टू 240 मंथ्स। तो 240 महीनों के लिए आपको 15,000 की जरूरत है। एंड द थर्ड इज हाउ मच इज द अमाउंट यू विल रिक्वायर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। बिकॉज रिटायरमेंट के बाद तो एनीवे अगर आपका कोई इनकम सोर्स नहीं है तो आपने जो भी जुटाया है उससे ही आपको ये पेंशन मिलना होगा। तो मैंने ये अनुमान लगाया कि इफ़ यू वांट 15,000 पर मंथ आफ्टर रिटायरमेंट, तो आपको रिटायरमेंट के टाइम दैट इज एज ऑफ 60 अराउंड 18 लाख आपके पास होने चाहिए। अगर ये 18 लाख आप कोई भी बैंक डिपॉजिट में रखते हो वेर यू अर्न 10% पर ईयर, that is 1,80,000 per year. So if you divide that, so you will get your 15,000. So now thing is how will you get to this 18 lakhs? Currently आपका एज 29 है और आपको 60 पे अगर रिटायर होना है तो you have 31 years with you. Now to accumulate 18 lakhs in 31 years, I suggest equity funds as the best way क्योंकि they are the best way to beat inflation and to earn more. And क्योंकि आपका लक्ष्य काफी लंबा है, I mean you have a lot of time on your hands. So equity is an asset which smooths out over time. तो भले ही ओवर शॉर्ट टाइम वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन बाद में वॉलेटिलिटी कम होती है। सो व्हाट आई हैव एस्टिमेटेड इज कि अगर आपको इतना 18 लाख जुटाना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट ओनली 700 रुपीज़ पर मंथ, विच इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट। तो ओनली लिमिटेशन इज कि आजकल म्यूचुअल फंड्स मिनिमम जो स्टार्ट करने के लिए दे वांट अराउंड 5,000। तो एक बार आप वो 5,000 कोई भी अच्छे स्कीम में निवेश करते हो, then you can do an SIP of only 700 per month because many mutual funds want an I mean they are accepting monthly SIPs of even 500. तो अगर आप ऐसे करोगे and if you keep investing in a disciplined way, then I am very sure you will attain this goal. And you can choose any one fund क्योंकि आपका अमाउंट बड़ा नहीं है, तो कोई अच्छा लार्ज कैप या लार्ज टू मिड कैप फंड आप चुन सकते हो। जैसे HDFC सेंसेक्स प्लस है या HDFC टॉप 200, एनी वन स्कीम विल डू। ओनली थिंग मुझे लग रहा है कि जब आपने ये 15,000 का अनुमान किया है तो आपने यू नॉट टेकन इन टू अकाउंट इन्फ्लेशन, क्योंकि अगर आप आज 14,000 कमा रहे हो तो 30 साल के बाद ये जो 15,000 अब जो आप सोच रहे हो दैट वैल्यू ऑफ 15,000 विल नॉट बी 15,000, इट विल बी मच लेस। तो मुझे लग रहा है कि आप कोई अच्छे सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के पास जाके मेक अ फुल प्लान एंड देन बिगिन योर इन्वेस्टमेंट। सो दैट्स व्हाट आई सजेस्ट। जी जयंत, जैसे कि सुजाता ने अपनी एज मेंशन की है कि 29 इयर्स इनकी एज है इस वक्त, तो अभी इनके पास करीब 30 से 31 साल होंगे रिटायरमेंट के लिए। तो अगर अभी से प्लानिंग करना शुरू करती हैं तो SIP में निवेश करने से ये रिटायरमेंट तक एक अच्छी रकम जुटा पाएंगी और जो इनकी जरूरत है वो पूरी हो जाएंगी। और इसी नोट पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शो का लास्ट सेगमेंट है। आगे बढ़ाने से पहले शो को हम बता दें क्या है पार्टिसिपेट करने का तरीका बेहद आसान है। करना सिर्फ आपको ये अपने मोबाइल के टेक्स्ट बॉक्स में जाके SHE हमारा कोड लिखकर 57575 पर भेजना होगा। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी अपनी क्वेश्चन हम तक पहुंचा सकती हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है SHE@ZNetwork.com। हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों पर जवाब देंगे। आप चाहे तो मौजूदा निवेश पर राय मांगे या फिर कैसे करें फाइनेंशियल प्लानिंग, इस पर भी आपको राय मिलेगी। आज शो में आपके जवाब दे रहे हैं जयंत। एक और सवाल इस वक्त लेते हैं। लाइन पर हैं सोनिया। सोनिया पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी सोनिया, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मैम, मेरे हस्बैंड ने एक पॉलिसी ली थी DLF इंश्योरेंस से। जी। DLF अमेरिका से। इसके अंदर 2.5 लाख का समय शॉर्ट था, 30,000 रुपए की ईयरली इन्वेस्टमेंट थी। तो मेरे हस्बैंड ने 30,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ 30,000 का एक चेक एडवाइजर को और दे दिया था कि ये नेक्स्ट ईयर की प्रीमियम मैं आपको एक साथ दे रहा हूँ जी। बट उन्होंने 30,000 ईयरली की जगह 60,000 ईयरली की पॉलिसी कर दी और एक साल हुआ जी। अभी लगभग ये हमारी पॉलिसी लास्ट ईयर से लैप्स है बिकॉज हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जब वहाँ से कॉल आया DLF से कि आपकी प्रीमियम ड्यू है
तो हमने उनको बोला कि हम ऑलरेडी एडवांस दे चुके हैं, बट देन उन्होंने हमें इसके बारे में इन्फॉर्म करा कि आपकी 60,000 की तो अब आप क्या जानना चाह रही हैं? इस पॉलिसी से आप एग्जिट करने की सोच रही हैं? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा लगभग 60,000 रुपए समय वहाँ पर फंसा हुआ है, तो मैं कैसे उससे कवर कर सकती हूँ उसे। चलिए जयंत, आप इनको क्या राय देंगे? 60,000 रुपए ये इसमें ऑलरेडी निवेश कर चुकी है, अब इन्हें क्या करना चाहिए? सोनिया, दिस इज अ रियली यूनिक केस, क्योंकि कंपनी ऐसा है आपका पैसा लेके बैठ नहीं सकती है, क्योंकि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांस प्रीमियम पेमेंट। तो ऐसा नहीं कि अगर हम लोग एक 10 साल का पॉलिसी ले और वी हैव चोजन द एनुअल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, वी कैन नॉट गिव देम फुल 10 years एट वन टाइम, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। लेकिन इफ दे डोंट एक्सेप्ट, दे आर सपोज टू गिव यू बैक द मनी इमीडिएटली। तो आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट दिस। तो पहली बात, आप जो कंपनी के जो ग्रीवेंस ऑफिसर है उनको जाके ये कहो, और अगर वो नहीं होता है, यू कैन गो टू द ऑम्बड्समैन। ऑम्बड्समैन इज अ पर्सन हु इज अबाउ दीज इंश्योरेंस कंपनीज एंड हुज डिसीजन दे हैव टू एक्सेप्ट। दूसरा है कि आपका पॉलिसी एक्चुअली लैप्स होना नहीं चाहिए था बिकॉज यूर पे एडवांस प्रीमियम, बट सिंस दैट कॉन्सेप्ट इज नॉट देयर, इसलिए आपका लैप्स हुआ है। तो यू कैन री इंस्टेट इट। तो री इंस्टेट का मतलब जो पॉलिसी लैप्स हुई है, यू कैन मेक इट अलाइव अगेन। यूजुअली कंपनीज में 2 या 3 साल तक आप पॉलिसी री इंस्टेट कर सकते हो। तो आई सजेस्ट यू फर्स्ट डू दैट, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी है उसमें रूल है कि अगर आप मिनिमम 2 years तक प्रीमियम नहीं भरते हो तो आपको कुछ पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो इवन इफ यू वांट टू गेट सम मनी बैक ऑन सरेंडरिंग द पॉलिसी, पहले बात आपको रीइंस्टेट करके जो भी 30,000 आपका जो ड्यू था लास्ट ईयर वो पहले दे दो, एंड पैरेलली फॉलो अप विद द कंपनी फॉर दिस एक्स्ट्रा अमाउंट विच यू हैव पेड एंड टू गेट इट बैक। दूसरा ये इसका दिस इज अ रेगुलर एंडोमेंट टाइप ऑफ अ पॉलिसी। So, I mean, there is nothing very special in this policy, but because I've already started it, I suggest you continue. और 3 साल या 2 साल, इन दिस केस 2 साल भरने के बाद आप इसको फुल्ली पेड अप स्टेटस में कन्वर्ट कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपको आगे प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका पॉलिसी जारी रहेगा। सो यू कुड डू दैट, क्योंकि अगर आप 2 साल के बाद भी सरेंडर करोगे, यू विल गेट अ वेरी स्मॉल अमाउंट बैक। सो आई सजेस्ट यू जस्ट मेक इट फुल्ली पेड एंड कंटिन्यू विद इट। एंड ऑल्सो योर एजेंट शुड बी the company should punish the agent for not giving you the right information. तो सोनिया, ये जो पॉलिसी है आपकी, ऑलरेडी आप इसमें निवेश कर चुके हैं 1 साल का, और अभी अगर इसे आप सरेंडर करती हैं तो कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। इसलिए पहली बात तो कंपनी से संपर्क करके आप इसको रीइंस्टेट कराएं और अभी फिलहाल इस पॉलिसी को जारी रखें। जयंत, शो में जुड़ने के लिए और हमारे से वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ। आप देखते रहिए जी बिजनेस।